थ्योरी सब्जेक्ट को रटने की नहीं, रिवाइज करने की जरूरत होती है। दोस्तों, अगर आप लोग भी सीए के स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं ये सोचा रहेगा कि ये जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है, ऑडिट, लॉ, ऐसे, ये हमारे लिए प्रॉब्लम वाला एरिया हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि एक टॉपर क्या अप्रोच रखता है इन थ्योरी सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए। अगर आपके भी माइंड में ये बात रहेगी कि थ्योरी के सब्जेक्ट एंडलेस है, काफी वास्ट है, हम इसको अंदर एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे, रिटेंशन में प्रॉब्लम होगा, तो आप लोग थोड़ा सा गलत सोच रहे हो। ये सारे सॉल्यूशंस बहुत ही इजी है अगर आप लोग सही टेक्निक को फॉलो करोगे तो। और मैं सीए गगन सप्रीजा लेके आया हूं आप लोगों के लिए आज ऐसी टेक्निक्स जिससे आपका जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उसका पढ़ाई काफी अच्छे से होगा। दोस्तों, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बात कि जो आप लोग फर्स्ट रीडिंग करते हो, जो आप लोग क्या करते हो फर्स्ट रीडिंग, सच में बताना, कभी आप लोग पढ़ना ना अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं, मेमोराइजिंग के लिए करते हो हमेशा। अपने दिमाग में क्या रहता है कि अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो बस मुझे आंसर को रटना है और वो आंसर को एग्जाम के अंदर लिखना है। उसी की वजह से आपके ऑडिट जैसे सब्जेक्ट के अंदर, फॉर दैट मैटर एसएम जैसे सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स थोड़े से कम आते हैं। तो आप लोग जब पढ़ने बैठे हो ना, आपका अप्रोच सबसे पहले क्या होना चाहिए, आप लोगों ने सबसे पहले फोकस करना चाहिए हेडिंग्स के ऊपर। कि जो भी आंसर आप लोगों को लिखना है या जो भी कंसेप्ट फॉर दैट मैटर आप लोग पढ़ रहे हो, उसका हेडिंग क्या है उसको पहले समझ के लो। उसके बाद में उसके सब हेडिंग्स को समझ के लो, ताकि आप लोगों को पहले ये आइडिया आना चाहिए कि जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं वो एग्जैक्टली किसके बारे में। अगर आप लोग मेमोराइज कर दोगे तो हो सकता है 5 के अंदर से आप लोगों को 3 पॉइंट याद रह भी जाए एग्जाम के अंदर, बट आप कभी पांचों पॉइंट्स नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आपके सिलेबस का क्वांटम काफी ज्यादा वास्ट है। तो सिर्फ रट्टा मारने से आप कितना भी मारे ना कुछ पॉइंट आपके एग्जाम के अंदर छूट ही जाएगा। बट अगर आपने कंसेप्ट को समझ के लिया है अच्छे तरीके से, तो आप मे बी नॉट 5 on 5 बट एटलीस्ट 4 on 5 को भी आंसर को लिख पाओगे, वो भी अपने लैंग्वेज में जो इंस्टीट्यूट को एक्सेप्टेबल हो उस तरीके से। सेकेंड, आप लोगों को कंसेप्ट का समझ के लेना है फ्लो। क्योंकि अगर आप लोग कोई भी सब्जेक्ट देखो ना, वो इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के साथ, वो एक फ्लो में एक चैप्टर जाता है। तो जो भी कंसेप्ट आप लोग पढ़ रहे हो, कंसेप्ट को तो पहले समझो ही समझो, फिर उसके फ्लो को समझो कि ये पॉइंट के बाद में सेकंड पॉइंट क्यों आ रहा है, थर्ड पॉइंट क्यों आ रहा है, उन सब के बारे में। थर्ड पॉइंट आप लोगों को समझना पड़ेगा उसके पीछे का लॉजिक क्या है। जो भी आप लोग चीजें पढ़ रहे हो उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो चीजें क्यों है, अगर वो आप लोगों के लॉजिक क्लियर रहे ना, तो कंसेप्ट समझना आप लोगों के लिए काफी आसान हो जाएगा। और लास्ट थिंग आ जाता है आपका माइंड मैप। माइंड मैप यानी कि हो सकता है आप लोग उसके अंदर कोई भी एक आधा फ्लो बनाओ, डायग्राम बनाओ, चार्ट बनाओ, जिसके थ्रू आप लोगों को कंसेप्ट आपके तरीके से याद रहेगा। सेकेंड बात आती है, जब आप लोग सेकेंड रिवीजन करने जाओगे तब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है आप लोगों के लिए समराइजेशन करना। एग्जाम के एक दिन पहले पूरा मॉड्यूल आप लोगों के लिए पढ़ना इम्पॉसिबल हो जाएगा। कई सारे फैकल्टीज के आप लोगों को मार्केट के अंदर समरी बुक, चार्ट बुक अवेलेबल हो जाएगी। हाँ, अगर आपके पास टाइम बिल्कुल ही कम है तो अगर आप लोग उसको रेफर कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट गाइज, अगर जैसे आज से आपके एग्जाम के लिए ऑलमोस्ट 48 to 49 डेज पेंडिंग है, तो मैं ऐसा चाहता हूं कि आप लोग एक समरी बुक अपने खुद के वर्ड्स के अंदर वहां पे बना के लो। जो समरी बुक के अंदर आप लोग खाली क्या करोगे, शॉर्ट नोट्स को लिख के लोगे। अगर एक आधा मॉड्यूल के अंदर कोई भी आंसर, कोई भी कंसेप्ट 12 to 15 लाइंस के अंदर है, तो उसको 3 to 4 लाइंस के अंदर आप आपके तरीके से आपके समरी बुक में लिख दो। या तो आप लोग क्या कर दो, सर्टन बॉक्सेस बनाओ, जो आपका मेन कंटेंट वाला बुक है उसी के अंदर स्टिकी नोट बना दो, कोई बॉक्स बना के आपके लैंग्वेज में वो कंसेप्ट को वहां पे लिख के ले लो। वरना आप लोग क्या कर सकते हो, फ्लो चार्ट भी बना सकते हो। अगर आप लोगों ने जीएसटी फॉर दैट मैटर अगर मेरे से पढ़ा रहेगा तो आप लोग देखना कि क्लास के अंदर हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं, डायग्राम्स वगैरह बनाते हैं, या तो वैसे कोई भी फैकल्टी सर ने पढ़ा रहेगा तो आई थिंक सबने वो कभी ना कभी क्लास में किया रहेगा। वैसे फ्लो चार्ट्स आप लोग भी बनवा लेना। और लास्ट पॉइंट आता है कीवर्ड्स, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हाइलाइटर ले लो, सबसे बेयर मिनिमम इतना तो कर सकते हो कि जो आपके कंसेप्ट बुक है उसके अंदर से इंपॉर्टेंट वर्ड को हाईलाइट कर दो। गाइज, आपको हाईलाइट करना है, आपको बुक पेंटिंग कंपटीशन में नहीं जाना है। कई सारे स्टूडेंट फर्स्ट लाइन पर अगर हाईलाइटर यूज करना स्टार्ट कर देते तो लास्ट वर्ड तक पूरा हाईलाइट करते रहते, वो गलती करना मत। हाईलाइट का मतलब है पूरे इसमें से इंपॉर्टेंट वर्ड को मार्क करना, एटलीस्ट उतना तो भी आप लोग कर लेना सेकेंड रिवीजन के टाइम पे। थर्ड रिवीजन टाइम क्या, आपका पूरा एग्जाम फोकस रिवीजन होना चाहिए, जिसके अंदर आपने रिवीजन में सबसे पहले एमटीपी, आरटीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना चाहिए। अगर उसके अंदर आप लोगों का कोई भी कंसेप्ट वीक लग रहा है आप लोगों को, या किसका आंसर प्रेजेंटेबल नहीं लग रहा है, यानी कि अगर आपको आपकी गलती समझ में आ रही है, तो वो एरिया के ऊपर आप लोगों ने ज्यादा फोकस करना चाहिए। लास्ट पॉइंट में बात करूंगा, स्कैनर लिखना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप लोगों को ये आइडिया आएगा कि एग्जाम में आप लोगों को कौन से लेवल के क्वेश्चन या कौन से फ्लो में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गाइस, थ्योरी सब्जेक्ट करने के टाइम पे प्लीज सिर्फ रीडिंग करना मत,
अगर आपको प्रॉपर राइटिंग वाला आंसर लिखना पॉसिबल नहीं रहेगा तो एटलीस्ट स्क्रिबल करना आप लोग चालू करना, क्योंकि कई सारे थ्योरी स्टूडेंट्स जब पढ़ते हैं उसको वो रीड जरूर कर लेते हैं, उसको आंसर बोलते बहुत अच्छे तरीके से आता है बट लिखने में दिक्कत होती है। एंड इसका एकमात्र रीजन है कि राइटिंग प्रैक्टिस की कमी होना। तो जब भी आप लोग थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ोगे इंश्योर करना कि आप लोग ढेर सारा राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, और अगर नहीं प्रॉपर प्रेजेंटेशन या प्रॉपर वे में राइटिंग कर रहे हो तो एटलीस्ट स्क्रिबल जरूर करना आप लोग। कुछ गलतियां जो आप लोगों को अवॉइड करनी है थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है मंगिंग अप करना। थ्योरी पढ़ने बैठे रट्टा मार रहे, एक ही चीज 15 बार 20 बार ओरली बोल रहे हो, 7-8 बार लिख के निकाल रहे हो, ये सही अप्रोच बिल्कुल भी नहीं है। इतना टाइम अपने पास नहीं है, इतना बड़ा क्वांटम ऑफ सिलेबस अपने को कंप्लीट करना है, तो लॉजिक समझना, फ्लो समझना ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है रादर देन मंगिंग अप करना। ऑफकोर्स कई सारी चीजें ऐसे भी आएंगे जहां पे कोई चीज आप लोगों को याद रखनी ही पड़ेगी, कीवर्ड्स देंगे इंस्टीट्यूट के, जो लीगल लैंग्वेज है वो उतना याद रखना, इट्स ओके, बट 100% थ्योरी को मंगिंग अप करना काफी गलत है। सेकेंड पॉइंट, पैराग्राफ में आंसर लिखना, ये एक ज्यादा गलत बात है। अपन बीकॉम का एग्जाम नहीं लिख रहे, इंस्टीट्यूट का एग्जाम लिख रहे, पैराग्राफ में लिखोगे आपका प्रेजेंटेशन, आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा। ट्राई करना जो भी आंसर आप लोग लिखोगे पॉइंट वाइज लिखोगे। यहाँ पे एक पॉइंट आता है टू लेंदी नोट्स। अगर आप लोग टैक्सेशन का पेपर लिख रहे हो, फॉर दैट मैटर अकाउंट्स के अगर कोई वर्किंग नोट्स बना रहे हो, तो स्टूडेंट्स कई बार ये समझते कि अगर हम लोगों ने ज्यादा आंसर लिखा तो हमें ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ये बिल्कुल भी नहीं है। प्रोफेशनल कोर्स के एग्जाम दे रहे हो आप लोग, टू द पॉइंट आप लोगों का आंसर रहना चाहिए। अगर आप लोग वर्किंग नोट्स भी किसी भी क्वेश्चन की बना रहे हो तो जो कंसेप्ट का आप लोग वर्किंग नोट बना रहे हो बस उसी का एक्सप्लेनेशन वहां पे लिखना, पूरा कंसेप्ट वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आता है इग्नोरिंग आईसीएआई लैंग्वेज। यस, आप लोग आपके लैंग्वेज के अंदर एग्जाम लिख सकते हो, बट वो लैंग्वेज एटलीस्ट ऐसी रहनी चाहिए जो थोड़ी सी ऑफिशियल या थोड़ी सी लीगल हो। कई सारे स्टूडेंट्स एक लेवल ऑफ आंसर रहता है उसको नहीं लिख पाते, उसके पीछे का भी रीजन ऐसे है क्योंकि उन्होंने आंसर कभी राइटिंग प्रैक्टिस की नहीं है। ओरली बोलने का टाइम पे सब आ रहा है उनको, लिखने का टाइम पे नहीं आ रहा है। तो अगर आप लोग स्क्रिबलिंग कर रहे हो और ट्राई करना स्क्रिबल करने के टाइम पे एटलीस्ट आईसीआई के जो एक्सपेक्टेड वर्ड्स है, एक्सपेक्टेड लैंग्वेजेस है, उसको फॉलो करना स्टार्ट करना, उससे आपके एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आप लोगों के लिए कि सबसे पहले आप लोगों को रिवाइज करना है विद इन 24 आवर्स। जो भी कंसेप्ट आपने पढ़ा ट्राई करना उसी दिन सोने के पहले उसको रिवाइज कर लेना, उससे रिटेंशन काफी ज्यादा बढ़ेगा। हाइलाइटर को यूज करना सेपरेटली, एंड हाइलाइटर का मतलब है हाईलाइट करना, पेंटिंग करना नहीं। इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करना स्टार्ट कर दो। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने मेरे केस में फॉलो किया था, मैं आप लोगों को भी बता रहा हूं, या तो इंडेक्स बनाओ या तो बुक मार्क बना लो। देखो वो एक बुक मार्क आता है पेज मार्क का, उसको वहां पे फिक्स कर दो जो कंसेप्ट आप लोगों के लिए डिफिकल्ट जा रहे। कई बार क्या होता है, अब अगर आप लोग थोड़े से फ्री बैठे हो, 15-20 मिनट का आपके पास टाइम है, तो आप लोगों को क्या करना है, वो बुक मार्क वाले पेजेस को ओपन करना है, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, क्योंकि वो आप लोगों के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट कंसेप्ट है। जब डिफिकल्ट क्वेश्चन या डिफिकल्ट कंसेप्ट को आप लोग मल्टीपल टाइम उस रीड करते जाओगे तो हो सकता है वो कंसेप्ट आप लोगों के लिए आसान बन जाए। बट वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है किधर, ये ढूंढने में आपका कभी टाइम नहीं जाना चाहिए। या तो आपके पास एक इंडेक्स रहना चाहिए जहां पे कंसेप्ट का नाम और पेज नंबर आप लोगों ने लिखा है, या तो सीधा बुक के अंदर बुक मार्क को इंसर्ट कर दो, जो आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है उसको बार बार आप लोगों को यहाँ पे रिवाइज करना पड़ेगा। क्लियर है? अगर ये वीडियो आप लोगों को सच में समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार कमेंट कर दो थ्योरी सॉर्टेड, ताकि मुझे भी समझ में आए ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है, ये सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, एक वीडियो को छोटा सा लाइक कर देना, और कल इसी चैनल के ऊपर मैं आप लोगों को मिलूंगा जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को यहाँ पे कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू ऑल टुमारो, बाय बाय।